नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम यहाँ डिटेल एनालिसिस करेंगे असिस्टेंट के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र की। हम यहाँ कोशिश करेंगे कम से कम समय में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्मचारी के अंशदान की दर क्या है? रेट पूछा गया है। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हमारे पास कहां से आता है। एक शेयर होता है इंप्लॉय का, इंप्लॉय, और दूसरा है इंप्लॉयर। इंप्लॉयर इंप्लॉय का हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आता है 0.75%, इंप्लॉयर का आता है 3.25%, यानी टोटल 4% का कंट्रीब्यूशन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विस्तारित बीमारी हित लाभ, यानी ESB, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसकी चर्चा की जा रही है। इसके बारे में पूछा गया है कि वो किस रेट से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका रेट क्या होता है। तो आपके सामने सबसे पहले हम कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि आपको पता है एक सिकनेस बेनिफिट होता है, SB उसे बोलते हैं, सिकनेस बेनिफिट। SB दिया जाता है 70%, जो इंप्लॉय के वेजेज होते हैं, वेजेज का 70%। उसी तरीके से जब 91 डेज से ESB पेमेंट हो जाता है, उसके बाद ESB प्रदान किए जाते हैं उसे, ESB एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, जिसका कि रेट 80% होता है। यदि किसी को डिसेबिलिटी होती है, यदि टेम्पोररी है, TDB, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, वो होता है सैलरी का 90%। और एक होता है मैटरनिटी बेनिफिट, IW को मिलते हैं, इंश्योर्ड वुमेन को, वो होता है सैलरी का 100%। यहां से हम इतनी जानकारी देखें और इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 80% ऑफ वेजेज। नेक्स्ट है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में पूछा गया है कि बेरोजगारी भत्ता अधिकतम किस अवधि तक, मैक्सिमम ये होता है 24 मंथ, दैट मीन्स की 2 ईयर्स। इसमें 0 से 12 मंथ तक 50% पेमेंट किए जाते हैं, 50% ऑफ वेजेज। और नेक्स्ट 13 टू 24 मंथ तक यह मिलता है 25% ऑफ वेजेज। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है विमुक्त कर्मचारी कौन होते हैं? एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। ऑप्शन देखते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट कवरेबल, इसको अनकवरेबल बोलते हैं, नॉट कवरेबल बोलते हैं। अ पर्सन हु इज एबव द वेज सीलिंग, जो मोर देन 21,000 होता है, क्या वो? नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एम्प्लॉय शेयर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, जिसकी भी सैलरी डेली 176 रुपीज से कम हो पर डे, वह एग्जेम्प्टेड माना जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन पे करने से एग्जेम्प्ट होता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है किसी कर्मचारी के संबंध में विमुक्ति संबंधी प्रावधान किस में दिए गए हैं, यानी एग्जेम्पशन, किसी एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलता है, वह किस सेक्शन के अधीन मिलता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। पहले ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में सेक्शन 52। सेक्शन 52 किससे रिलेटेड है? यह है डिपेंडेंट बेनिफिट, यानी यदि आपसे पूछा जाता है कि डिपेंडेंट बेनिफिट की चर्चा किस सेक्शन में की गई है, तो वह 52 होगा। 57 क्या है? 57 कहता है मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट किसके लिए? मेडिकल बेनिफिट किसके लिए? तो IP एंड देयर फैमिली, IP एंड देयर फैमिली। इस तरह सेक्शन 57 है। रूल 52 क्या कहता है? रूल 52 है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, इससे इसे छूट दी जाती है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से। किसमें? रूल 52 कहता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता का प्रतिशत क्या है? आपको मैंने इसे पहले स्लाइड में बताया था। 0 से 12 मंथ 50% है, यदि उसके बाद भी जरूरत पड़ता है तो 13 टू
24 मंथ के लिए 25% दिया जाता है, पहले मैंने चर्चा की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है बीमित व्यक्ति यानी इंश्योर्ड पर्सन का डेफिनेशन एक्ट में कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ ऑप्शंस की भी चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है सेक्शन 213A, इसमें क्या है, इसमें है बीमा योग्य रोजगार। दूसरा है 214 में क्या है, इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन, इसका डेफिनेशन दिया गया है 214 में। 214A क्या है, यह मैनेजिंग एजेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, और 214AA विनिर्माण प्रक्रिया की बात करता है, विनिर्माण प्रक्रिया की बात करता है। अतः इसका सही उत्तर देखें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रधान नियोजक यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज डिफाइंड इन, किस में डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में, क्या 215 में, 215A में, या 215B में, यह 8 नहीं बी है। ऑप्शन देखते हैं। 215 कहता है कारखाने का कब्जाधारी या किसका उस पर कब्जा है, इसके बारे में चर्चा करता है। और 215A और 215B, 215A जो है ये होता है अस्थाई आंशिक अपंगता जो कार्य करने के दौरान एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से होता है, और बी कहता है परमानेंट डिसेबलमेंट, परमानेंट पूर्ण निःशक्तता, इसकी बात करता है। अतः इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर ऑप्शन डी है 217 जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी प्रधान नियोजक की चर्चा करता है। नेक्स्ट मौसमी कारखाना क्या है, मौसमी कारखाना के बारे में उसको किस में डिफाइन किया गया है। सेक्शन देखते हैं। 217 हमने पहले देखा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात करता है। 218 में रेगुलेशंस हैं, 219 अनुसूची है, और 219A मौसमी कारखाना है। मौसमी कारखाना किसे कहते हैं, तो वो यदि साल में 7 महीने से कम चलता हो, और इसमें कुछ एक डिफाइंड रूल्स के तहत इसमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं हमारे एक्ट में, वो समय आने पर आपको हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से कारखाने उसमें कवर होते हैं, और वो साल में यदि 7 महीने तक चलते हैं तो वो मौसमी कारखाना कहे जाएंगे, उसके डिफिनीशन में आएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौसमी कारखाना नहीं है, मौसमी कारखाना नहीं पूछा गया है। सीमेंट फैक्ट्री पूछा गया है, 5 मंथ काम करने वाले। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग शुगर 5 मंथ काम करने वाले। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लाख 5 मंथ काम करने वाले। ऑल ऑफ द एबव। इसको देखते हैं कौन नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया हमने क्या बोला था कि साल में 7 महीने या उससे कम चलने चाहिए, तो इसमें तीनों ऑप्शन 7 या कम महीने यानी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं एक क्राइटेरिया को फुलफिल करने में। दूसरा देखते हैं सीमेंट, शुगर और लाख, 3 बात की गई है। इसमें से आपको बता दें सीजनल फैक्ट्री में कपास, जूट, कॉफी, शुगर, लाख, नील, चीनी, चाय, ये कुछ ऐसे सेक्टर डिफाइन किए गए हैं कि इसमें से यदि कोई ऐसे फैक्ट्रीज हो जो कि साल में 7 महीने या उससे कम चलते हो तो उसे सीजनल फैक्ट्री कहा जाएगा। तो शुगर इस कैटेगरी में आते हैं, शुगर इसी कैटेगरी में आते हैं, लाख में इस कैटेगरी में है, सीमेंट इसमें नहीं है। सीमेंट यदि साल में 7 महीने से कम भी चलते हैं तो वह मौसमी कारखाना नहीं कहे जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। क्या पूछा गया, कर्मचारी के प्रतिनिधि किसमें, निगम में यानी कॉरपोरेशन में। जैसा कि आपको पता है ESIC एक बॉडी होती है जिसमें कि एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, एम्प्लॉय के भी होते हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन इसके मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ जब नंबर की बात करें प्रतिनिधि की तो एम्प्लॉयर के भी 10 और एम्प्लॉय के भी 10, दोनों के 10-10 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी में पूछा गया है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कितने होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की पहले हमने कॉरपोरेशन का देखा, अब यहाँ स्टैंडिंग कमेटी के हैं।
तो स्टैंडिंग कमेटी में देखते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के 3 और एम्प्लॉय के भी 3 होते हैं। यानी जब स्टैंडिंग कमेटी पूछे जाएंगे दोनों के 3-3 और कॉरपोरेशन पूछे जाएंगे दोनों के 10-10। चेयरमैन पूछे जाएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे सचिव होते हैं। सचिव यानी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी किसके, मूल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा हित लाभ परिषद मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की संख्या कितने होती है। तो यह मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की है। हमारे यहाँ 3 मुख्य बॉडी होते हैं, कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके नंबर या उसके कार्यकाल। इसकी चर्चा हम चैप्टर 1 में करेंगे जब हम ESI एक्ट देखेंगे वहां पर। अभी इसमें देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर देखते हैं इसमें, MBC में रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। यदि MBC में रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉयर की चर्चा की जाए तो एम्प्लॉयर 3 होते हैं, यहाँ भी एम्प्लॉय यहाँ भी 3 होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से भी होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से वो भी 3 होते हैं और भी होते हैं। और इसके चेयरमैन पूछे जाएं, इसके चेयरमैन यदि पूछे जाए आपसे तो इसका सही उत्तर होगा हमारे डायरेक्टर जनरल, DG ESIC इसके चेयरमैन होते हैं। किसके, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। हमने यहाँ 3 बॉडी देखा, पहला कॉरपोरेशन ESIC, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी, तीसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इस तीनों का चेयरमैन इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन मिनिस्टर होते हैं, इसके चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं और MBC के चेयरमैन हमारे DG होते हैं। इस तरह ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। इस तरह इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चिकित्सा हित लाभ परिषद के सदस्यों की सदस्यता की अवधि कितने टेन्योर के लिए वो चुने जाते हैं। तो इसके टेन्योर 4 इयर्स के होते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा हित लाभ परिषद का संयुक्त अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन पूछा गया। चेयरमैन, इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है, ऑप्शन ए होगा, DG ESIC। नेक्स्ट, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण, जो MBC है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज यह किस सेक्शन के साथ पढ़ने पर मिलता है, 22 के अतिरिक्त किसमें वर्णित है, ये पूछा गया है। यानी सेक्शन 22 तो ऑलरेडी है ही, साथ में और किसके साथ पढ़ने पर इसके शक्तियों एवं कर्तव्यों का पता चलता है। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है, इस पहले ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। रूल 12 क्या कहता है, रूल 12 कहता है प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, किसके साथ और कब किए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करता है। रूल 14 इसके पावर एंड ड्यूटीज की बात करता है, किसके, ऑफ MBC के पावर एंड ड्यूटीज की बात करता है। तो सही उत्तर में मिल गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कोष के प्रयोग, यानी इसके फंड, जो ESI के हमारे पास फंड आते हैं एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय से, इंटरेस्ट से, डैमेजेस से, ये सारे जो हमारे पास फंड आते हैं, यह किस धारा से नियमित होते हैं, किस धारा में कहा गया कि हम इस पैसे का यूज कहाँ करेंगे, ESIC इसका यूज कहाँ करेगी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। पहले ऑप्शन हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है 26 क्या कहता है, 26 फंड की बात करता है। 27 ग्रांट वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अभी खत्म हो चुका है, कोई ग्रांट नहीं मिलता है। और 28 क्या कहता है, 28 पर्पस की चर्चा करता है। 28 पर्पस की चर्चा करता है कि किस पर्पस से, पर्पस फॉर विच फंड में बी एक्सपेंडेड, किस पर्पस से खर्च किए जाएंगे, ये सेक्शन 28 में है। और 29 क्या कहता है, 29 कहता है होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जैसा कि आप देख रहे होंगे,
अपने ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी ईएसआईसी परचेज करती है स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल बॉडीज से, तो यह 29 के अधीन होता है। इस तरह हमारा कोष यानी फंड किस पर्पज से खर्च किए जाएंगे यह कौन बताता है, सेक्शन 28। नेक्स्ट है, अंशदान भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है। जो कंट्रीब्यूशन होता है यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो कौन पे करेगा, यह जिम्मेदारी प्रधान नियोजक यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की दी गई है कि वह एम्प्लॉयज की सैलरी से 0.75% डिडक्ट करे, साथ में अपना 3.25 उसमें मिला करके टोटल 4% का पेमेंट ईएसआईसी को करेगा कौन, प्रधान नियोजक। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, 45AA के अंतर्गत अपील करने की सीमा क्या है, कितने दिन में 45AA में अपील किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, यह है 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अंडर सेक्शन 45A। यदि किसी को 45A ऑर्डर मिल गया है, जिस दिन रिसीव हो गया, डेट ऑफ रिसिप्ट है यहाँ पर, जिस दिन मिल गया उसके बाद उसे 60 दिन का टाइम मिलता है, 16 डेज, और इसके अंतर्गत वो 45AA में अपील कर सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कम्यूटिंग एक्सीडेंट का प्रावधान कहाँ है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट किसे कहते हैं वो पहले देख लेते हैं। यदि आईपी अपने होम से यानी घर से अपने वर्क प्लेस जा रहा हो, यानी जहाँ काम करता है जिस फैक्ट्री में उस जगह जा रहा हो, या वहाँ काम कर रहा हो, या फिर वह घर आ रहा हो, घर वापस आ रहा हो, इस कंडीशन, ये तीन चीज़ें एक्सीडेंट में कवर होती है, यानी इसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दो तरह की चीज़ें। एक तो कम्यूटिंग एक्सीडेंट जिसकी यहाँ चर्चा की गई है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट क्या होता है, होम टू वर्क प्लेस या वर्क प्लेस टू होम, ये दोनों कंडीशन, एक और दो, ये दोनों कंडीशन को कम्यूटिंग एक्सीडेंट बोलते हैं। अब ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन की चर्चा सबसे पहले कर ले। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 51C क्या कहता है कि यदि वो यात्रा कर रहा हो लेकिन होम टू वर्क प्लेस नहीं, वर्क प्लेस टू होम नहीं, वह अपने मालिक या ऑनर के अनुमति से कहीं यात्रा कर रहा हो और उस दौरान भी यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो वह कमिटिंग एक्सीडेंट के दायरे में आएंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहे जाएंगे, तो ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहे जाते हैं। दूसरा 51D क्या कहता है, 51 कहता है कि एक्सीडेंट इन द प्रीमाइसेस में यानी काम करते हुए इस जगह पर होता है, तो इसे 51D में डिसाइड किया गया है। 51E कवर करता है इसे और इसे, यानी होम टू वर्क प्लेस या वर्क प्लेस टू होम, यानी इसे कम्यूटिंग एक्सीडेंट भी बोलते हैं। इस तरह इसकी चर्चा 51E में की गई है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, फैमिली की चर्चा कहाँ की गई है। फैमिली ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड, क्वेश्चन पूछा गया है कि फैमिली में कौन कौन से बीमित व्यक्ति नहीं होंगे, कौन शामिल नहीं होंगे। तो देखते हैं इसका, स्वयं पर निर्भर पति या पत्नी, 24 वर्ष की आयु का पुत्र, या एक अविवाहित बीमित व्यक्ति का नाबालिग भाई जिसके माता पिता जीवित नहीं हैं, या अनमैरिड डॉटर हु इज 24 ईयर्स ओल्ड। इसका सही उत्तर देखते हैं कौन से शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले देख लें, पति या पत्नी हमेशा फैमिली में काउंट होते हैं। दूसरा है सन हु इज 24 ईयर्स ओल्ड। आपको पता है सन के लिए क्या है, 18 वर्ष तक उम्र क्राइटेरिया है, यदि वो एजुकेशन ले रहा होगा तो 21 ईयर्स तक, इसलिए यह फैमिली में काउंट नहीं होता है 21 ईयर्स के बाद, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड यदि भाई बहन यदि उसके पिता जीवित नहीं है तो वह भी आश्रित होंगे। और नेक्स्ट है अविवाहित पुत्री। अविवाहित पुत्री यानी पुत्री के सेंस में क्या होता है कि जब तक वह अनमैरिड है तब तक वह परिवार में शामिल जरूर होगी, इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी तीनों फैमिली में काउंट होंगे, और सन जो 24 ईयर्स के हैं वो फैमिली में काउंट नहीं होंगे। किसके अकॉर्डिंग, ये सही एक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, नर्सिंग कॉलेज ऑफ ईएसआई आर सेटअप अंडर। नर्सिंग कॉलेज ईएसआई से इस्टेब्लिश करती है तो वो किस सेक्शन के तहत करती है, कौन से सेक्शन इसे एम्पावर करती है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 59B ईएसआईसी को मेडिकल कॉलेजेस, दूसरा नर्सिंग कॉलेजेस, तीसरा पैरामेडिकल के लिए
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का पावर देता है। कौन? 59B। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू बीमित व्यक्ति के आवास पर चिकित्सा हेतु जाने के लिए IMP को क्या भुगतान किया जाता है? जब कोई बीमित व्यक्ति अपने घर पर होता है और वो बीमार होता है और उसके यहाँ हमारे IMP घर पे जाकर के भी इलाज करते हैं तो उनको किस प्रकार का भत्ता दिया जाता है? उन्हें सिर्फ और वाहन भत्ता दिया जाता है, कन्वेंस अलाउंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी एम्बुलेंसेज आर एडमिसेबल फॉर एन इम्प्लीमेंटेड सेंटर हैविंग 1 लाख IPs, यानी 1 लाख बीमित व्यक्ति वाले एरिया में कितने एम्बुलेंस मान्य किए गए, कितने एम्बुलेंस दिए जा सकते हैं? तो यह रूल ही है, इसमें 2 होगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? EI कोर्ट की स्थापना कौन करता है? EI कोर्ट की स्थापना करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने की समयावधि क्या है? यदि हमें उसके अगेंस्ट अपील करना हो तो अपील करने की टाइम लिमिट क्या है? यह फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो कि एक्ट से होते हैं, इसके लिए अलग से आपके लिए कुछ चैप्टर्स भी आएंगे, यहाँ सिर्फ हम इसका आंसर बताते चले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 60 डेज। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्या है? क्या वो पब्लिक सर्वेंट है? क्या वो पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट या ऑल ऑफ द एबव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा हित लाभ परिषद की बैठक का कोरम क्या है? फिर से आ गया MBC, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंबर 7 होते हैं इसमें। कर्मचारी बीमा निगम के कोषों के निवेश का तरीका किस प्रावधान में दिया गया है? कि जो हमारे पास फंड्स होते हैं उससे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम पैसा हमारे पास जमा हो और हम उसका यूटिलाइजेशन बेनिफिशियरीज के लिए कर सके। तो इसे निवेश करने का जो तरीका है वो प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो देखें, रूल 23 क्या कहता है? रूल 23 जो है इंटरेस्ट वसूलने की बात करता है। इंटरेस्ट यानी जो एम्प्लॉयर हमें कंट्रीब्यूशन पेमेंट करता है और वो डिले करता है तो उससे इंटरेस्ट लेने की बात करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 12% है। तो यह रूल 23 कहता है। नेक्स्ट देखें तो नियम 27 जो है वह फंड इन्वेस्ट करने की बात करता है। फंड इन्वेस्टमेंट रूल 27, ठीक है। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है RTI। RTI का अर्थ क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर CPIO यानी लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना प्रदान करना अथवा आवेदन को सकारण निरस्त करना होता है, यानी विथ कॉज उसे या तो रिजेक्ट करना होगा या फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। उसका टाइम लिमिट क्या है? तो इसका टाइम लिमिट होता है 30 डेज का। नेक्स्ट है, बाय व्हाट टाइम शुड अ थर्ड पार्टी मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रपोज्ड डिस्क्लोजर? कितने दिनों के अंदर उसे रिप्रेजेंटेशन देना होता है? यदि वो देना चाहे तो रिप्रेजेंटेशन का टाइम लिमिट 10 डेज का होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील दिया जा सकता है? फर्स्ट अपील की बात करता है तो 30 डेज होता है फर्स्ट अपील, 90 डेज होता है सेकेंड अपील। यहाँ फर्स्ट अपील पूछा गया है, प्रथम अपील, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर यदि गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना को दिया जाता है तो उसके ऊपर कितनी राशि का दंड लगाया जा सकता है? दंड पूछ रहा है तो दंड होता है इसमें 25,000 रुपये, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी यानी SSO या प्रबंधक, इसके पद पर पदोन्नत कर्मचारी के लिए निर्धारित परिवीक्षा यानी प्रोबेशन कितने दिन का होता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपको पता है प्रोबेशन 2 साल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर पेनाल्टी की बात करते हैं। माइनर पेनाल्टी क्या होता है? तो इसमें सेंसर जो होता है, निंदन, यह माइनर पेनल्टी में काउंट होता है। डिसमिसल यह मेजर होता है, मेजर पेनल्टी। कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी अनिवार्य उससे अवकाश पर भेज दिया जाता है, रिटायरमेंट यानी उससे रिटायर कर दिया जाता है, तो वह मेजर पेनल्टी माना जाता है। और वार्निंग भी एक तरह से मेजर पेनल्टी है। सेंसर माइनर में काउंट होता है। नेक्स्ट, सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में पूछा है कि सीसीएस कंडक्ट रूल में किस नियम में संपत्ति से संबंधित प्रतिवेदन देने का प्रावधान है। संपत्ति ब्यौरा जो जमा किया जाता है वह किस में है? रूल 15 कहता है कि ए एंड बी क्लास के जो एम्प्लॉय होंगे, जो क्लास ए और बी ऑफिसर्स होंगे, वह ईयरली प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करेंगे। क्या करेंगे? ईयरली प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करेंगे। कौन? क्लास ए और बी ऑफिसर। यह आएगा रूल 15 में। दूसरा है रूल 18 क्या कहता है? वो है ट्रांजैक्शन फॉर प्रॉपर्टी इंटीमेशन टू द ऑफिस। नेक्स्ट 39 है, यदि किसी मामले में सरकारी सेवा के अभियोजन हेतु मामला कोर्ट में लंबित है तो क्या उसी मामले में उसके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है? यदि कोई मैटर कोर्ट में चल रहा हो तो क्या उसी मैटर पर डिपार्टमेंट में भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहार सरकारी कर्मचारी से हमेशा वांछित है? यानी सरकारी कर्मचारी से क्या उम्मीद किया जाता है, इनमें से क्या उनमें होना चाहिए? क्या पूर्ण अखंडता और ईमानदारी बनाए रखना? बिल्कुल ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा, कोई भी ऐसा कार्य न करे जो सरकारी सेवक के लिए उपयुक्त न हो, बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, एलटीसी फैसिलिटी कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग, यानी किस लीव के दौरान एलटीसी नहीं लिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव सिर्फ और सिर्फ बच्चे के देखभाल के लिए होता है, इसलिए आप उस समय घूमने बाहर नहीं जा सकते एलटीसी लेकर के। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलो टू रिकवर यूटिलाइज अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस? यदि कोई एलटीसी अमाउंट ले चुका है एडवांस और वो अनयूटिलाइज अमाउंट उसके पास है, तो वो रिटर्न लेने के लिए यानी रिकवर करने के लिए टिकट्स आर नॉट प्रोड्यूस विद इन 10 डेज। यदि 10 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, 10 दिन के अंदर यदि टिकट नहीं दिखाता है, तो उससे रिकवरी का क्या प्रोसीजर है, ये पूछा गया है। क्या मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट के बेस पर? क्या तुरंत पूरे अमाउंट की वसूली की जाएगी? क्या सक्षम पदाधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगा? या एलटीसी एडवांस कैन बी एडजस्टेड इन फ्यूचर एलटीसी? क्या यह एलटीसी अगले साल यदि आप एलटीसी लेते हो उस समय इसे एडजस्ट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह आपको रिकवरी इन फुल इमीडिएटली आपको सारा पेमेंट करना होता है इसमें। नेक्स्ट है, सीसीएल कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन, कितने से कम दिनों का सीसीएल सैंक्शन नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर है 15 डेज। 15 डेज से कम सीसीएल नहीं मिलेगा, ऐसा रूल है। दूसरा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में राष्ट्रपति मंत्रालय में निहित शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। डीजी, ईएसआईसी, स्टैंडिंग कमेटी और निगम के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक राजस्व आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय का अधिकतम परसेंटेज क्या होता है? इसका सही उत्तर है 15%। यानी जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें कितना परसेंट, जो भी हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इनकम पर कितना परसेंट हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करने की छूट दी गई है? तो 15%। हम 15% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कर सकते हैं। दूसरा, वेज लिमिट फॉर कवरेज ऑफ एन एम्प्लॉय इज गिवन अंडर, किस में दिया गया है? तो देखते हैं, रूल 50 कहता है वेज लिमिट की बात करता है, जो कि अभी 21,000 है नॉर्मल केसेस में और 25,000 है पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट है,
रूल 51 क्या करता है? रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन बताता है, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। दूसरा 52 एग्जेम्पशन की बात करता है। किसके एग्जेम्पशन? जिसकी सैलरी लेस देन 176 है पर डे, 176 पर डे से कम होगा तो उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। 53 क्या कहता है? राइटिंग ऑफ लॉसेज, जो लॉस हो गया उसे राइट करना होता है। नेक्स्ट, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी मजदूरी अवधि हेतु अंशदान की दर किस नियम में वर्णित है? रेट, जैसा कि पीछे मैंने चर्चा किया, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है चिकित्सा हित लाभ की पात्रता हेतु बीमित व्यक्ति के आश्रित माता पिता की आय सीमा क्या है? यदि माता पिता कितने तक अर्न कर रहे हो तो वह आश्रित की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वह 2018 के लिए था, अभी यह सीमा 9,000 कर दी गई है। यह उस समय के लिए सही था, अभी के लिए इसका रेट चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है बीमित व्यक्ति एवं उसके परिवार के चिकित्सा हेतु CGHS दर के आधार पर वार्षिक चिकित्सा व्यय की सीमा क्या है? इसका लिमिट क्या है? तो 49 का 1 करोड़ है लिमिट। नेक्स्ट और लास्ट, यह है रोजगार चोट। इसमें से कौन एक रोजगार चोट है? ऑप्शंस अलग अलग है, इसमें सिर्फ आंसर जो है वो मैं टिक करता हूँ। 50 का आंसर ए है। एक बीमित व्यक्ति घर से निकलता है और उसे फैक्ट्री पहुंचने के पहले दिल का दौरा पड़ता है, यानी यह कौन से कंडीशन फुलफिल करता है? मैंने पीछे डिस्कस किया था, होम टू ऑफिस या ड्यूरिंग ऑफिस या ऑफिस टू होम। इसमें फैक्ट्री पहुंचने से पहले यानी होम टू ऑफिस वाला क्राइटेरिया फुलफिल करती है, इंप्लॉयमेंट इंजरी में आएगा, इस बीच में कुछ हुआ है तो रोजगार छूट में काउंट होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। यह था इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।